स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करें हमारा न्यू टॉपिक जो कि है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे कैन हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। डेवलपिंग कंट्री इंडिया कब प्रोग्रेस कर सकती है? जब उसका क्या हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अच्छा हो। तो इंडस्ट्रीज क्या प्रोवाइड करती है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और बहुत स्टेबल है देन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें। और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या प्रमोट करता है? मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करता है, न्यू कल्चर को, और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। ड्यू टू दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से 5 ईयर प्लान ने भी क्या करा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत स्ट्रेस दिया था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री वॉज वेरी लिमिटेड। अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत लिमिटेड थी। कॉटन टेक्सटाइल देखने को मिली थी, जूट टेक्सटाइल, ये दो ही थी जो कि डेवलप थी इंडिया के अंदर। देयर वर ओनली 2 वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स, वन इन जमशेदपुर एंड अदर इन कोलकाता। और 2 ही ऐसे वेल मैनेज फर्म्स थे, एक तो आयरन स्टील फर्म्स थी जमशेदपुर में और कोलकाता के अंदर। तो देयर वर अ स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री। तो बहुत ज़रूरी था कि हम इंडस्ट्रियल बेस को इम्प्रूव किया जा सके। नाउ हम देखेंगे बेनिफिट्स क्या क्या थे इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेरियस बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आर, क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड हुए? इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड्स टू एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पर कैपिटा इनकम में इंक्रीजमेंट देखा गया एंड प्रोवाइड्स गुड टू मीट हाई इनकम डिमांड्स। और हाई इनकम डिमांड्स भी किससे फुलफिल होने लगी? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इट प्रोवाइड इंक्रीजिंग एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एंड स्किल्ड लेबर फोर्स। और नए लोगों को क्या मिला? रोजगार मिला और स्किल्ड लेबर फोर्स अच्छे से काम करने लगी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट इनेबल्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द मार्केट। मार्केट में भी क्या देखा गया? डाइवर्सिफिकेशन देखा गया। रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि ज़रूरी होता है हर स्टेज पे डेवलपमेंट के। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ गई जैसे कि रेलवे, पावर जनरेशन एसेट्रा फॉर फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड इट हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इन इकोनॉमिक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इज मच हायर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और अर्निंग जो होने लगी फॉरेन एक्सचेंज में वो भी क्या हो गई? बढ़ गई। और उसके साथ जो डिमांड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की वो भी एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट राइज होने लगी। तो ये सारे बेनिफिट्स थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइप की बात करें तो एक बिग क्वेश्चन फेस कर रहा था पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वॉज टू डिसाइड द रोल ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। के पॉलिसी मेकर्स कैसे डिसाइड करें रोल पब्लिक सेक्टर के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए? तो देयर वाज अ नीड फॉर अ लीडिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। और क्यों नीड अराइज हुई, लीडिंग रोल क्यों प्ले किया पब्लिक सेक्टर ने? ये सारे रीजंस हैं। फर्स्ट है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास क्या था? कैपिटल की शॉर्टेज थी। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाटा एंड बिरलास वर द ओनली वेल नोन एज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। और इंडिपेंडेंस के टाइम सिर्फ टाटा और बिरलास का ही नाम वेल फेमस था। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना पड़ा? बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सेकेंड रीजन, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। जो इंडियन मार्केट है वॉज नॉट बिग इनफ टू इनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट। जो इंडियन मार्केट है वो इतना बिग इनफ नहीं हुआ कि वो इंकरेज कर सके प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे हैड कैपिटल टू डू सो। चाहे उनके पास कैपिटल भी हो तो भी वो अंडरटेक करने की प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर सकते थे, बिकॉज लिमिटेड साइज होती है मार्केट की और लो लेवल डिमांड थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, ये कारण था। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जो ऑब्जेक्टिव है इक्विटी का और सोशल वेलफेयर का गवर्नमेंट तभी अचीव कर सकती है ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब स्टेट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव सिर्फ क्या रहता है? प्रॉफिट अर्निंग रहता है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर का मोटिव रहता है सोशल वेलफेयर लेकर चलना और सब लोगों को, रिच और पुअर को बराबर लेकर चलना। तो ये ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं लैक होता प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो एज अ रिजल्ट स्टेट हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर दोज इंडस्ट्रीज दैट वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी।
तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, स्टेट ने कंप्लीट कंट्रोल कर लिया उन इंडस्ट्रीज़ को जिसका वाइटल रोल प्ले कर रही थी इकोनॉमी के अंदर, और जो पॉलिसीज़ थी प्राइवेट सेक्टर की हैड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दोज ऑफ पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसीज़ भी कॉम्प्लीमेंट्री चलती है आपस में पब्लिक सेक्टर के थे, विथ पब्लिक सेक्टर लीडिंग द वे, और पब्लिक सेक्टर आगे रहता हमेशा प्राइवेट सेक्टर से। नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 जो लाया गया था उसमें क्या क्या था, तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था वो एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज था पॉलिसी मेजर्स का, जिसके अंदर क्या कवर कर रखा था, बहुत सारे इश्यूज़ कनेक्टेड थे विद डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज एसेंशियल ऑफ डिवाइजिंग वेरियस प्रोसीजर, इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोसीजर थे, प्रिंसिपल्स थे, रूल्स थे, रेगुलेशन थे जो कि कंट्रोल करते थे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को कंट्री के अंदर। आफ्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 इंडियन इकोनॉमी had to face a series of economic and political changes, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 के बाद इंडियन इकोनॉमी ने क्या फेस किया, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज फेस किया जो कि नेसेसिटेट किया नीड फ्रेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी की कंट्री को लगी, और 30 अप्रैल 1956 सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया इंडिया के अंदर। इसके बाद क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया इंडस्ट्रीज़ का। तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया 3 कैटेगरीज के अंदर, रीक्लासीफाइड किया गया, जिसमें शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती थी, फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज करी इंडस्ट्रीज़ की जो कि एक्सक्लूसिवली ओन करता है स्टेट। इन दिस शेड्यूल 17 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड लाइक आर्म्स एंड अम्यूनिशन, अटोमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, ये सारी आती शेड्यूल ए में। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज़ को प्लेस किया गया जो कि प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड ही थी। स्टेट वुड टेक द इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्री एंड प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट एफर्ट्स फॉर द स्टेट्स। तो जो शेड्यूल इंक्लूड्स इसमें आती थी एल्यूमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्री, मशीन, टूल्स और फर्टिलाइजर। और शेड्यूल सी इस दिस शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी in the private sector. The state would facilitate and encourage the development of all these industries. These industries were controlled by the state through a system of license. ये इंडस्ट्री कंट्रोल तो करेगा स्टेट, बट कौन सा सिस्टम फॉलो करेगा इसके अंदर, लाइसेंस का। एनफोर्स अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तो इस तरीके से 3 भागों में क्लासीफाई किया गया इंडस्ट्रीज़ को, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई थी 1950, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन लाया गया था 1956 के अंदर। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।